सो हे गाइस, ऑनर ऑफ किंग्स द ब्रोकन मून सीरीज के सेकंड एपिसोड की शुरुआत ताइची पैलेस को दिखाते हुए होती है, जहां पर अब ली बाई बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ में पहुंच चुका था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी ब्रोकन मून सिटी को चैंगएन सिटी वालों ने ही खत्म किया है। और फिर ली बाई के बारे में शेंगवान हमें यह बताने लगती है कि वैसे तो ली बाई कुछ दिनों से चैंगएन सिटी से गायब था, लेकिन आज जब वो अचानक से इतने गुस्से के साथ में यहाँ पर आया है तो सभी लोगों के साथ साथ शेंगवान भी बहुत ही ज्यादा हैरान है, क्योंकि ली बाई कभी भी ऐसा पर्सन था ही नहीं। लेकिन ली बाई के मन में केवल अपने सिटी के लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी कि कितनी बेरहमी के साथ में उसकी फैमिली को मारा गया होगा। इसीलिए वो तुरंत ही अपने सामने खड़ी हुई सेना को मारने के लिए उनके ऊपर अपने एक डबल स्लैशिंग अटैक कर देता है, जिससे कि काफी सारे लोग तो इंजर्ड हो चुके थे, लेकिन बाकी के लोग उस पर हमला करने के लिए आने लगते हैं। और साथ ही तभी उसके पीछे से उसको रोकने के लिए शेंगवान भी आ रही थी। लेकिन ली बाई तो अपनी बिजली की रफ्तार से इन सिपाहियों को मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी उसको अचानक से ही अपने छोटे भाई आजी की आवाज आती है, जिससे कि वो तुरंत ही रुक जाता है और अपनी स्वॉर्ड को भी डिसअपियर कर देता है, क्योंकि फिर तभी उसके सामने पेश किया जाता है आजी को, जिसे रोते हुए ली बाई ने तुरंत ही उसको गले से भी लगा लिया था। और फिर वो उससे कहने लगता है कि आजी, मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और असल में हमारी ब्रोकन मून सिटी के साथ में हुआ क्या था। तो फिर आजी उसको फ्लावर फेस्टिवल वाले दिन की बात बताने लगता है कि उस दिन आपके मॉम डैड ने मुझे हमारे घर के इनमें रुकने के लिए कह दिया था, क्योंकि उस वक्त मैं आपके आने का इंतजार कर रहा था और वैसे मैं आपके वापस आने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी था। लेकिन तभी अचानक से मैं देखता हूँ कि वहाँ पर चारों तरफ से बादल गिरने लगते हैं, अंधेरे के साथ साथ बहुत ही खतरनाक तूफानी हवाएं भी चलने लगी थी, जिससे कि फिर मैं काफी तेजी के साथ में अपने घर की तरफ जाने लगता हूँ। लेकिन आजी देखता है कि उसकी सिटी के सभी लोग कांच में बदल चुके हैं और सभी के सभी लोग अचानक से ही टूटकर गायब भी होने लगते हैं। जहाँ पर फिर तभी चैंगएन सिटी के सोल्जर्स ने जाकर मेरी जान बचाई थी, क्योंकि उसके बाद पर आपके मॉम डैड के साथ में ये पूरी की पूरी सिटी भी तबाह हो गई थी। इसीलिए वो लीवाई से कहने लगता है कि ब्रदर, अगर आप जल्दी वापस आ गए होते तो शायद हमारी सिटी और हमारे पेरेंट्स के साथ में ऐसा ना हुआ होता। तो लीवाई कहता है कि लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा था तो मेरे पेरेंट्स के साथ साथ पूरी सिटी एकदम सही थी। लेकिन फिर आजी को यहाँ से दूसरी तरफ ले जाया जाता है, जहाँ पर तभी सिटी की क्वीन लीवाई से कहते हैं कि तुम्हारी ब्रोकन मून सिटी को डीमन सीक्रेट टेक्निक के द्वारा खत्म किया गया है, इसीलिए तुम्हें ये कोई भी हक नहीं है कि तुम हमारी चैंगएन सिटी के ऊपर कोई भी सवाल करो। जिससे कि ली बाई गुस्से के साथ में एक स्लैशिंग अटैक कर देता है और डायरेक्टली चैलेंज कर देता है क्वीन को, जिससे कि शेंगवान के साथ साथ पूरी सेना उसको घेर लेती है। जहां पर फिर तभी दोबारा से क्वीन ली बाई से ये कहने लगी थी कि मैंने लोगों के मुंह से ये सुना है कि तुम्हारे पास में अमेजिंग टैलेंट है और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी सिटी का कोई अमेजिंग टैलेंट खत्म हो जाए, इसीलिए भावनाओं में बहकर कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिससे कि मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई सख्त कदम उठाना पड़े। इसीलिए अब तुम्हें सोच समझकर वही करना चाहिए जो कि हमारी सिटी और तुम्हारे हित में हो। जो बात सुनकर फिर ली बाई समझ जाता है कि सच में चैंगएन सिटी वालों ने उसकी सिटी को खत्म नहीं किया, इसीलिए फिर वो यहाँ से वापस लौट कर जाने लगता है। ली बाई ये कहने लगता है कि अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अब मैं दोबारा से इसके बारे में बात कर सकूं, क्योंकि अब उसको अचानक से कोई एक बहुत ही ज्यादा स्कैरी चीज रियलाइज हो चुकी थी। वो यहाँ से बहुत ही ज्यादा निराश होकर सिटी में जाने लगता है और अपने आसपास चलने वाले किसी भी इंसान की बात पर तो वो ध्यान ही नहीं दे रहा था। वो कहता है कि मैं हमेशा ही दूसरे लोगों की सही और गलत के लिए लड़ते आया हूँ, लेकिन उसने कभी भी अपने खुद के अंदर तो झांक कर ही नहीं देखा। वो कहता है कि अगर मैंने वक्त रहते उस लेटर को ओपन कर लिया होता तो शायद वो वक्त रहते अपनी सिटी पहुंच सकता था और अपने पेरेंट्स को भी बचा सकता था। और यही बातें सोच सोच कर ली बाई का तो सिर चकराने लगता है और वो अपने गम को भुलाने के लिए एक गली में खड़ा हुआ शराब को पी रहा था, जहाँ पर तभी उसके पास में पहुंच जाते हैं शेंगवान। तो ली बाई उसे कहता है कि जरूर क्वीन ने तुमसे कहा होगा मेरा पीछा करने के लिए। तो शेंगवान कहती है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे चैंगएन सिटी की सेफ्टी के बारे में तो सोचना ही पड़ता है और अब तो वैसे भी तुम हमारी सिटी के लिए एक संदिग्ध व्यक्ति बन चुके हो। जो बात सुनकर ली बाई कहता है कि लेकिन अब इससे क्या ही फर्क पड़ता है। शेंगवान कहती है कि देखो, अब इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो चुकी है, इसीलिए तुम गलती से भी कोई गलती करने की कोशिश मत करना। ली बाई कहता है कि वहाँ पर जो मारे गए हैं वो मेरे पेरेंट्स थे, इसीलिए तुम कभी भी मेरे दर्द को नहीं समझ पाओगी। तो फिर शेंगवान लीवाई से कहती है कि तुम जरा आजी के बारे में भी तो सोचो, उसने जो बताया है वो भी तो सही हो सकता है और अगर तुम वहाँ पर वक्त रहते पहुँच जाते तो अपनी स्किल्स के दम पर किसी को तो बचा सकते थे। जो बात सुनकर अब ली बाई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो खुद को शांत कर लेता है क्योंकि अब वो कोई भी गड़बड़ नहीं करना चाहता था। और फिर वो कहता है कि हाँ, इसमें सारी की सारी गलती मेरी ही है। अगर मैंने 2 दिन पहले इस लेटर को खोल लिया होता तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे कि फिर वो दोबारा से उसी लेटर को देखने लगता है, लेकिन फिर तभी ली बाई को एक और बात रियलाइज होती है कि इस लेटर को सील करने के लिए जो
मोहर लगाई गई थी वो तो असल में उसकी ब्रोकन मून सिटी की है ही नहीं। जो बात सुनकर शेंगवान कहती है कि यानी कि इस लेटर को ऑलरेडी किसी ने खोलकर देख लिया होगा, जिससे कि फिर लीबाई का नशा तुरंत ही उतर जाता है और वो यहाँ से भागते और दौड़ते हुए पहुंच जाता है लिंगू के पास में, क्योंकि वही लीबाई को इसकी सच्चाई बता सकता था। तो लिंगू से कहता है कि यानी कि तुम ये साबित करना चाहते हो कि ये लेटर तुम तक आने से पहले किसी और ने पहले ही खोल लिया था। लिंगू कहता है कि उस दिन यहाँ पर जितने भी लोग आए थे वो सारे के सारे चैंगेन सिटी के ही थे और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उनमें से किसी ने भी ऐसा किया होगा। साथ ही फिर लिंगू उसको लिu यिंग के बारे में भी बताने लगता है कि उसकी आंखों में तो वैसे भी प्रॉब्लम है और वो यहाँ पर रुककर इलाज करा रही है, जिसके लिए खुद शेंगवान ने ही कुछ फेमस डॉक्टर्स को रिकमेंड भी किया था, जिससे कि अब उसकी आंखें धीरे धीरे करके काफी बेहतर भी होने लगती हैं। शेंगवान तभी लिu यिंग के पास में जाकर उसकी आंखों के बारे में पूछती है, तो वो बताती है कि अब मैं पहले से काफी बेहतर फील कर रही हूँ, जिनकी बातों को लीबाई भी बड़े ही गौर से सुन रहा था। और फिर वो लिंगू से ये कहने लगता है कि उस दिन यहाँ पर जितने भी गेस्ट आए थे मुझे उन सभी के सभी लोगों का एड्रेस चाहिए, क्योंकि अब मैं उन सभी के सभी लोगों से एक एक करके मिलना चाहता हूँ। तो लिंगू कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी इसमें पूरी पूरी मदद करूंगा। जिसके बाद अब यहाँ से लीबाई का एक और नया सफर शुरू हो जाता है। उस फेस्टिवल वाले दिन पर आए हुए सभी के सभी लोगों से जाकर बात करने लगता है और उनसे पूछने लगता है, लेकिन इतने सारे लोगों से मिलने के बाद भी लीबाई को अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला था, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है और वापस लौटकर आने लगता है। और दोबारा से अपने गम को भुलाने के लिए वो उसी कोल्ड वाइन को पीने लगा था। अभी वो देखता है कि सिटी के काफी सारे लोग फ्लाइंग लैंप्स को उड़ाने वाले हैं, लेकिन अब ना तो वो किसी की खुशी में शामिल होना चाहता है और ना ही किसी के साथ में रहना चाहता है। इसके पीछे पीछे शेंगवान और मिस्टर लिंगू भी जा रहे थे। वो चलते चलते उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर इस सेरेमनी को स्टार्ट किया गया था। और ये फ्लाइंग लैंप्स वाकई में देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे, क्योंकि सिटी के सभी छोटे और बड़े लोग इस सेरेमनी में शामिल होने के लिए आए थे, जो कि ऊपर वाले से अपने फैमिली की सलामती की दुआ मांगते हैं। लेकिन लीबाई के लिए आखिर कौन ही बचा है जिसके लिए वो दुआ मांगे। जहाँ पर तभी अचानक से ही उसके दिमाग में उसकी माँ की आवाजें गूंजने लगती हैं। जहाँ पर फिर तभी मिस्टर लिंगू लीबाई से ये कहते हैं कि मैं भी ब्रोकन मून सिटी में ही पैदा हुआ था और उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाने की वजह से वो भी चैंगेन सिटी में ही आ गया था। वो लीबाई से कहता है कि मेरी भी जिंदगी तुम्हारे जैसी ही है। वो उससे कहता है कि लेकिन अब तुम अचानक से इतने ज्यादा कैसे बदल गए हो, क्योंकि तुम्हारा पोएम्स लिखने का जो टैलेंट है अब वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, बल्कि तुम्हें तो अपनी हर फीलिंग के लिए पोएम्स को लिखना चाहिए। लेकिन लीबाई कहता है कि नहीं, अब मैं नहीं लिख सकता, आज के बाद अब वो कभी भी कोई भी पोएट्री नहीं लिखेगा। मिस्टर लिंगू कहते हैं कि आखिर अब तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। लीबाई कहता है कि मैं अपनी ब्रोकन मून सिटी को इस वजह से छोड़कर आया था क्योंकि मैं वहाँ की बोरिंग जिंदगी से पक चुका था, इसीलिए मैंने चैंगेन सिटी में आने के बारे में सोचा कि मैं यहाँ पर अपना टैलेंट दिखा सकूं और अपनी स्वॉर्डमैनशिप को भी सीख सकूं। मैंने सोचा था कि मैं दुनिया का सबसे बेहतर तलवारबाज बनूंगा और सबसे बेहतर पोएट बनने के साथ साथ मुझे दुनिया की सबसे बेहतर वाइन भी मिलेगी। लेकिन आखिरकार मुझे जिंदगी से जागना होगा, क्योंकि ये मेरे सपने ही हैं, अब कभी भी पूरे भी नहीं होंगे। तो मिस्टर लिंगू उसको समझाते हैं कि जब तक तुम अपने पंखों को नहीं फैलाओगे तब तक अपनी उड़ान कैसे भर पाओगे। लीबाई कहता है कि अब आखिर मैं इस उड़ान का क्या ही करूं, क्योंकि इसको देखने वाले मेरे पेरेंट्स ही जा चुके हैं। वो कहता है कि काश मैंने उस वक्त ये वाइन ना पी होती, तो शायद मैं लेटर को भी समय रहते पढ़ लिया होता। इसीलिए वो कोल्ड वाइन जेड को पानी में फेंक देता है, जिससे कि मिस्टर लिंगू उसको उठाते हुए कहते हैं कि लेकिन तुम तो चैंगेन सिटी के वाइन के दीवाने हो और ये इंसान की ही फितरत है कि जिसका वो आदी हो जाता है वो फिर कभी भी उसके बिना रह ही नहीं पाएगा। लीबाई कहता है कि बेशक ये सबसे बेस्ट वाइन है, लेकिन अब उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उसको क्या करना चाहिए। जहाँ पर फिर तभी शेंगवान लीबाई की तरफ आने लगती है और वो उससे कहती है कि देखो, तुम तो ये जानते ही हो कि ये काम किसी डीमन ने किया है और तुम्हारे पेरेंट्स भी मिसिंग हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हारी सिटी के किसी खुफिया जगह पे छुपे हों। जिससे कि फिर लीबाई उससे पूछता है कि क्या तुम्हें इससे रिलेटेड कोई भी सबूत मिला है। शेंगवान कहती है कि इसकी सारी की सारी जानकारी टाइची पैलेस की सीक्रेट पेवेलियन में छुपा कर रखी गई है और उसके ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल है डी रैंजी का। लेकिन उसकी बात को पूरा सुनने से पहले ही लीबाई यहाँ से तुरंत ही निकल जाता है डी रैंजी की तरफ, जिसके पीछे पीछे शेंगवान को भी जाना पड़ता है। और साथ ही साथ अब तो यहाँ पर बहुत ही जोरों के साथ में बारिश भी शुरू हो जाती है, जहाँ पर पूरी रफ्तार के साथ में बढ़ते जा रहा था लीबाई। और इस कड़कती हुई बिजली के साथ में लीबाई पहुंच जाता है डी रैंजी के सामने। तो डी रैंजी लीबाई से कहता है कि तुम्हारे साथ में शेंगवान को भी होना चाहिए था, वो यहाँ पर साथ में क्यों नहीं आई। लेकिन लीबाई उससे केवल एक ही सवाल पूछता है कि सीक्रेट पेवेलियन कहाँ पर है। डी रैंजी कहता है कि ये तुम्हारी ब्रोकन मून सिटी नहीं है और मैं भी तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ जो कि तुम्हारे हुक्म का पालन करे। तो लीबाई कहता है कि मैंने तुमसे जो पूछा है मुझे उस बात का जवाब चाहिए। लेकिन डी रैंजी उससे कहने लगता है कि तुम ये बात तो जानते ही होगे कि ब्रोकन मून सिटी को किसी अनजानी शक्ति ने खत्म किया है, लेकिन फिर भी
अभी तुम चैंगन सिटी में एक के बाद एक जुर्म करते जा रहे हो और ऊपर से हमारे इस डाली टेम्पल में आकर जंगलियों जैसी हरकतें कर रहे हो, जो कि सबसे बड़ा अपमान है। और तुमने अभी तक जितने भी जुर्म किए हैं उन सभी को मद्देनजर रखते हुए मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि तुम भले ही डाली टेम्पल में एंटर कर चुके हो, लेकिन मुझे लगता है कि अब शायद तुम कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। जिसके बाद फिर वो तुरंत ही अपने एक पावरफुल स्क्रोल की मदद से ली बाई के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको ली बाई ने अपनी स्वॉर्ड की मदद से चंद चुटकियों में ही खत्म कर दिया था। जिसके बाद फिर वो दोनों ही एक दूसरे के साथ में फाइट करने लगते हैं, लेकिन डी रेंजी के भी रिफ्लेक्शंस काफी ज्यादा फास्ट थे। ली बाई जितनी बार भी उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश करता है, वो हर बार उनको डॉज करते हुए बच रहा था और अपने क्लॉज की मदद से ली बाई के ऊपर ही अटैक कर रहा था। लेकिन ली बाई भी काफी आसानी के साथ में उसके अटैक्स को रोक लेता है। लेकिन अब अचानक से ही डी रेंजी उसके सामने से गायब हो चुका था, क्योंकि डी रेंजी छुप कर अब उसके ऊपर हमला करने वाला है। और जैसे ही अटैक करता है तो ली बाई उसका सामना करते हुए अपना एक स्लैशिंग अटैक भी कर देता है, जिससे बचने में डी रेंजी को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। और अब डी रेंजी की आंखों के सामने से ली बाई तुरंत ही गायब हो जाता है, जो कि फिर बिजली की रफ्तार से उसके पीछे से आकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है। इसी के फर्क में यहाँ पर उन दोनों के ही बीच में एक बहुत ही गजब का बैटल देखने को मिलता है, कि वो दोनों जो एक दूसरे के ऊपर अपने अपने पावर अटैक्स कर रहे थे, उसकी वजह से ये डाली टेम्पल काफी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगता है। और साथ ही साथ वो दोनों भी इंजर्ड होकर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अब उन दोनों में से कोई भी रुकने वालों में से नहीं था, क्योंकि इसके बाद अब ये दोनों के दोनों दोबारा से फाइट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो गेट के पास में सेना खड़ी हुई थी, वो लोग अंदर की इस फाइट की आवाजों को सुनकर बाहर ही खड़े हुए थे। लेकिन फिर तभी यहाँ पर एंट्री होती है शेंगुआन की, जो कि अब सीधी अंदर की तरफ आने लगती है, जहाँ पर ये दोनों के दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। और शेंगुआन के आते ही इन दोनों को मजबूरन रुकना भी पड़ता है। जिसके बाद फिर उन दोनों के सामने आकर क्वीन के द्वारा लिखा गया लेटर पढ़ने लगती है, और ये कहने लगती है कि ये ऑर्डर दिया गया है कि जो डी रेंजी मिनिस्टर है डाली टेम्पल का, उसको अब ली बाई कुछ भी नहीं करेगा, और साथ ही उसको ली बाई की भी मदद करनी पड़ेगी। जिसके बाद फिर डी रेंजी शेंगुआन और ली बाई दोनों को ही इस पैलेस के सीक्रेट पेविलियन में लेकर चला जाता है, जिसके बारे में वो उन दोनों को बताता भी है कि ये हमारे सिटी की सैकड़ों साल पुरानी सीक्रेट पेविलियन है, और यहीं पर रहते हुए डी रेंजी ने ब्रोकन मून सिटी पर हुए हमले को एनालाइज किया और पता लगाया कि आखिर ये डीमन सीक्रेट टेक्निक का अटैक है, उसका मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है, क्योंकि वो अपने टारगेट को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता है कि वो यहाँ से डिसअपियर होकर किसी और ही स्पेस में चला जाए। तो लीवाई कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें इस टेक्निक को ब्रेक करने के बारे में पता लगाना चाहिए, क्योंकि इससे शायद हमारे पास में मौका हो सकता है लोगों की जान बचाने का। तो डी रेंजी बताता है कि इसके लिए जो हमारी जानकारी है वो अधूरी है, इसीलिए मैं इसके बारे में एकदम क्लियर तरीके से नहीं बता सकता। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि उस सिटी में से जितने भी लोग गायब हुए हैं वो अभी मरे नहीं हैं। तो लीवाई कहता है कि यानी कि वो सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड प्लेस पर जा चुके हैं। डी रेंजी कहता है कि ठीक है, अब मैं तुमसे और ज्यादा छुपा नहीं सकता। जिसके बाद फिर वो लीवाई को वो सारी की सारी लोकेशंस बताता है जहाँ जहाँ पर इस तरीके के हमले किए गए हैं। लेकिन जो ब्रोकन मून सिटी में हमला हुआ वो अभी तक का सबसे बड़ा हमला था, और मुझे लगता है कि इतना बड़ा हमला करना कोई एक ऑर्डिनरी सीक्रेट टेक्निक का काम नहीं हो सकता। अगर हम सीक्रेट पेविलियन की बात करें तो ये खुद में एक इल्यूजन के जैसा ही है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसकी मदद से किसी भी सिटी को गायब कर सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो एक ऐसी कड़ी है जिसको अभी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लीबाई कहता है कि शायद मैं ऐसी चीज को कहीं पर देख चुका हूँ, और फिर उसको तुरंत ही याद आता है लिu यिंग क्लेन के बारे में, जिससे कि डाली टेम्पल की मेन पुलिस ऑफिसर के साथ में कई सारे सिपाहियों को लिu यिंग के बारे में पता लगाने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन वो तो वहाँ से ऑलरेडी गायब हो चुकी थी। जहाँ पर मिलते हैं उन लोगों को केवल उसके उतारे गए कपड़े, जिसके बारे में फिर तुरंत ही मैसेज भेज दिया जाता है डी रेंजी के पास में, और उसको पता लगता है कि लिu यिंग भाग चुकी है, यानी कि अब से वो लापता है। डी रेंजी लीबाई को बताता है कि लिu यिंग क्लेन वाले अचानक से ही कहीं पर गायब हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग चैंगन सिटी को अपना निशाना बनाना चाहते हो। तो लीबाई कहता है कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर वो लोग चैंगन पैलेस को अपना निशाना बनाना चाहते होते तो वो डायरेक्टली भी तो इसके ऊपर हमला कर सकते थे। अलग अलग जगहों पर हमला करने से आखिर उनको क्या ही मिल जाएगा। तो डी रेंजी कहता है कि ठीक है, अब हमें क्राइम लोकेशन पर थोड़ा सा और गौर करना चाहिए, जो असल में होते हैं टियानमैन, जिंगटिंग माउंटेन, शू रोड, वूशन, बीच ब्लॉसम पॉन्ड के साथ में बाई डी चैंग, और अब जाकर उनका टारगेट बनने वाला है चैंगन, जिससे कि अपन दोनों को ही इस सीक्रेट टेक्निक के बारे में थोड़ा बहुत तो समझ आने ही लगा था। और ये जो सारी की सारी गुत्थी है अब वो एक कविता के रूप में बदल जाती है, जिसको मिला जुलाकर एक दीवार पर पेश किया जाता है। लीबाई कहता है कि ये जो पीच ब्लॉसम पॉन्ड है वो हजारों फीट गहरा है, और जैसे जैसे करके वो सारी की सारी कड़ियों को जोड़ने लगता है। लीबाई को ये समझ में आता है कि ये जितनी भी क्राइम लोकेशंस हैं उन सभी के सभी जगहों का वो जिक्र कर चुका है अपनी पोयम्स के अंदर। लेकिन लीबाई कहता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो
है, क्योंकि उसने कभी भी अपनी ब्रोकन मून सिटी के लिए कोई भी पोयम नहीं लिखी थी। तो डी रेंजी उसको याद दिलाता है कि हाँ भी तुमने लिखी नहीं है, लेकिन तुम उसको लिखने पर काम तो कर रहे हो। शेंगवान भी कहती है कि हाँ ये किंग लियान की पोएट्री का कलेक्शन है, जिसके बारे में वो ऑलरेडी 2 साल पहले लिख चुका है, जो चीज मैंने अपनी आंखों से खुद ही देखी है। इसीलिए ली बाई शेंगवान से पूछता है कि आखिर उसके बाद में क्या लिखा था। तो फिर शेंगवान उसको पोयम की हर एक लाइन के बारे में बताने लगती है, और जब सारी की सारी कड़ियां उन लोगों की इकट्ठी हो जाती हैं, तो डी रेंजी और ली बाई को समझ में आ जाता है कि यानी कि अब अगला हमला होने वाला है चैंगन सिटी के ऊपर, जिससे कि फिर ये तीनों के तीनों तुरंत ही भागते हुए यहाँ से बाहर की तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है लिu यंग को, जो कि चलते चलते अब सिटी के बीच में पहुंच चुकी थी, और असल में वही ये कैरेक्टर है जो कि इस डीमन सीक्रेट टेक्निक को यूज करना जानती है, जो कि चैंगन सिटी को तबाह करने के लिए उस टेक्निक को यूज भी करने लगती है। अब क्या ये सिटी तबाह हो जाएगी या फिर हमारा हीरो इस सिटी को बचा लेगा, वो हम लोग जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है।